प्रोबेबिलिटी टॉपिक में ये IIT JEE 1990 का एक अच्छा क्वेश्चन है। A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen at random. Find the probability that P and Q have no common elements. तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सपोज आपके पास एक सेट A दे रखा है। इस सेट A में n एलिमेंट्स हैं। पहले आपने एक सबसेट चूज कर लिया, सपोज ये मेरा सबसेट P है, ठीक है। उसके बाद उस सेट A को आपने फिर से बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, यानी कि उसमें n एलिमेंट्स अभी भी बरकरार हैं। फिर उसके बाद आप रैंडमली, यानी पहला जो आपने P सबसेट चूज किया था वो भी रैंडमली, इसमें से n एलिमेंट्स में से रैंडमली कुछ एलिमेंट्स पिक करके आपने P एक सबसेट बनाया था। उसके बाद फिर से आप रैंडमली एक सबसेट बनाते हैं और इस सबसेट का नाम देते हैं Q। तो आपके पास क्या है, P इज अ सबसेट ऑफ A एंड Q इज अ सबसेट ऑफ A, और दोनों जो सबसेट है बिल्कुल रैंडमली बनाना है। रैंडमली बनाने का मतलब क्या है कि अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो आप रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, कुछ भी आप रैंडमली चूज करके एक सबसेट आपने P बना लिया। फिर से इस A सेट को आपने बरकरार वैसा ही पहले जैसा कर दिया और फिर से आपने एक सबसेट Q बनाया। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि P इंटरसेक्शन Q विल बी नल सेट, यानी कि P और Q में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन होता है तो एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कौन से किस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल केसेज, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑल इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, और उसमें से फेवरेबल केसेस कितने थे आप न्यूमरेटर में वो रखकर दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट आ जाता है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हमारे पास एक सेट A दे रखा है। इस सेट में से मैंने पहले एक सबसेट P बना लिया और ये सेट A जो है वो n एलिमेंट्स का है। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद उसी से एक और सेट बना लिया, Q बना लिया। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में फाइंड करते हैं कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेज। इसका मतलब पहले मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेकिंग दिस P सबसेट एंड Q सबसेट। तो अगर आपके पास एक सेट A है जिसमें n एलिमेंट हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक P सबसेट बनाना है, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक अ सबसेट। ये तो फॉर्मूला भी बहुत लोगों ने रट लिया होगा कि ये 2 to the power n होता है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मूले के तरीके से इसको नहीं रटें और सिंपली अगर आप इसको समझे तो क्या है, आपके पास n एलिमेंट्स है, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ तक जाकर n एलिमेंट्स हैं, और एक सबसेट बनाने के लिए हर एलिमेंट को 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट सबको मैं कितने तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, 2 तरीके से, कि या तो मैं 1 को इस सेट P में लूंगा या इस P में नहीं लूंगा। यानी कि हर एलिमेंट को ट्रीट करने का मेरे पास 2 वेज हैं। इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट A कैन बी ट्रीटेड इन 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग दिस सबसेट P कितना होगा, वो हो जाएगा 2 to the power n। एग्जैक्टली सिमिलर रीजनिंग होगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ मेकिंग दिस सबसेट Q, तो वो भी सेम होगा क्योंकि उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A तो सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा 2 to the power n। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेज ऑफ P एंड Q, P एंड Q क्या है मेरा सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेज ऑफ मेकिंग P एंड Q सबसेट क्या हो जाएगा, 4 to the power n। ठीक है, तो ये सिंपल वाला पार्ट था कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेज कितना होगा, वो 4 to the power n होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले पार्ट में। अब हम लोग को फेवरेबल केसेस देखना है। फेवरेबल केसेस मतलब जहां पे P और Q का इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, तो उन फेवरेबल केसेस को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने P सबसेट को बनाता हूं कि सपोज जो P सबसेट है उसमें R एलिमेंट्स हैं। तो इस R एलिमेंट को फ्रॉम अ सेट ऑफ n एलिमेंट चूज करने के कितने वेज होंगे, वो हो जाएगा NCR। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे इस P सबसेट में R एलिमेंट्स हैं एंड दिस R कैन वेरी फ्रॉम 0 to n, क्योंकि 0 एलिमेंट भी हो सकता है इस सबसेट में और मैक्सिमम जाकर n तक भी हो सकता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा जो P सबसेट है, ये छोटा बेबी है, इस P सबसेट में
R एलिमेंट्स हैं, तो उस P सबसेट को चूज करने के बनाने के कितने तरीके होंगे? NCR तरीके होंगे, क्योंकि N एलिमेंट है उसमें से मुझे CR चूज करना है। अब मैं आ रहा हूं कि अब मैं Q को कैसे बनाऊं, और अब मैं फेवरेबल केसेस की बात कर रहा हूं कि ऐसा कुछ करूं जिसमें मेरा P और Q का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। अब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो और R एलिमेंट को तो मैंने P में यूज कर लिया है, तो Q क्या बोलेगा कि भाई मुझे वो उन R में से कोई नहीं चाहिए, जिसको P ने एक बार टच कर लिया मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो Q कहेगा कि मुझे N-R जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसमें से मुझे कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन वो जो R है ये वाला तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, रिमेनिंग N-R जो भी एलिमेंट है वो मुझे दे दो। अब ये रिमेनिंग N-R एलिमेंट जो है वो सेट Q बनाने के लिए आप इन N-R एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। अब इन N-R एलिमेंट में से हर एलिमेंट को आप कितने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? 2 तरीके से। क्यों? क्योंकि उस N-R एलिमेंट में से या तो उसको आप Q में यूज करेंगे या Q में आप उसको यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब वो जो N-R एलिमेंट है उसमें से ईच एलिमेंट को मैं 2 तरीके से ट्रीट कर सकता हूं। तो टोटल इस N-R एलिमेंट को ट्रीट करने कितने वेज हो गए? 2 into 2 N-R टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 2 to the power N-R। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ways of forming this subset Q that will be 2 to the power N-R। अब आप इस लॉजिक को एक बार दोबारा थोड़ा ध्यान से समझ लें। मान लेता हूं कि उस P सबसेट में R एलिमेंट्स हैं, तो वो कितने तरीके से मैं P को बना सकता हूं? NCR, क्योंकि N एलिमेंट्स थे उसमें से मुझे R चूज करना है, NCR। तो आपके पास कितने एलिमेंट बचे हैं? आपके पास N-R एलिमेंट बचे हैं। अब इन्हीं N-R एलिमेंट का यूज करके आपको अपना सेट Q बनाना है, और हर N-R एलिमेंट में को आप 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। या तो आप उसको Q बनाने में यूज करेंगे या यूज नहीं करेंगे, या तो ये जो N-R एलिमेंट्स है या तो वो Q का पार्ट होगा या Q का पार्ट नहीं होगा। तो 2 into 2 करते जाएंगे तो 2 to the power N-R हो गया। तो ये और ये, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अब आप यूज करें तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो गया? समेशन NCR into 2 to the power N-R। तो ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब आप कहेंगे कि इस सम को कैसे फाइंड किया जाए? इस सम को फाइंड करना बहुत आसान है बाइनोमियल थ्योरम से। और इस समेशन में R क्या है? R गोज फ्रॉम 0 to N। तो ये क्या है? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 plus 2 to the power N। अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे और तो क्या हो जाएगा? NC0 into 2 to the power N प्लस NC1 into 2 to the power N-1, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा NCN into 1। तो ये आप देख रहे हैं, ये हर कोई जानता होगा कि ये जो है 1 plus 2 to the power N, उसी का ये एक्सपेंशन है NCR into 2 to the power N-R। तो ये 1 plus 2 to the power N क्या है? वो 3 to the power N होता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट इज 3 to the power N डिवाइडेड बाई 4 to the power N, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया 3/4 to the power N। तो ये तो था एक मेथड इसको सॉल्व करने का। अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ। दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूँ कि मैं हर एलिमेंट जो n एलिमेंट्स हैं इस सेट A का, उन सारे एलिमेंट्स पर मैं कंसंट्रेट करता हूँ। तो इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते n है। और मैं एक इवेंट बनाता हूँ। सपोज मेरा E1 एक इवेंट है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ सेट थ्योरी के नोटेशन में कि E1 इज द इवेंट दैट 1 does not belong to P intersection Q। अब ध्यान से सुन लीजिए, E1 is the event that 1 does not belong to P intersection Q। इसका मतलब 1 जो है मेरा P intersection Q का पार्ट नहीं है, ये मेरा E1 इवेंट है। उसी तरह मैं दूसरा E2 इवेंट बनाता हूं कि 2 does not belong to P intersection Q। ठीक है, तो E1 इवेंट है कि 1 जो है मेरा P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। E2 इवेंट है कि मेरा 2 जो है वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। मैं इसको सेट थ्योरी के नोटेशन और उसके टर्म्स में मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। बेसिकली मैं E1 इवेंट बना रहा हूँ
कि जो वन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। उसी तरह E2 जो इवेंट है वो क्या है कि जो ये मेरा 2 है वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। और मैं इसको इवेंट को ऐसे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फाइंड करना है कि P एंड Q में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फेवरेबल इवेंट क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ऐसे ही करते जाएं लास्ट तक प्रोबेबिलिटी ऑफ En। तो अब ये देखिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट मेरा क्या है कि P और Q में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है, इस इवेंट का क्या मतलब हुआ, इस इवेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो 1 है वो भी पार्ट नहीं होना चाहिए, 2 है वो भी पार्ट नहीं होना चाहिए P इंटरसेक्शन Q का, एलिमेंट 3 है वो भी पार्ट नहीं होना चाहिए P इंटरसेक्शन Q का। इस तरह हर एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 राइट अप टू n, कोई भी एलिमेंट जो है वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं होना चाहिए। और उसी को मैंने प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फेवरेबल इवेंट E जो मुझे फाइंड करना है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 राइट अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिक्वायर्ड इवेंट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। और ये सारे इवेंट E1, E2, E3, En इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप सेट P और Q को रैंडमली चूज कर रहे हैं। तो मेरा एलिमेंट 1 इस P इंटरसेक्शन Q का पार्ट है या नहीं है, दिस डज नॉट डिपेंड वेदर 3 इज अ पार्ट ऑफ P इंटरसेक्शन Q, क्योंकि 1 जो है वो रैंडमली इंडिपेंडेंटली अपने बारे में डिसाइड करेगा कि मुझे P इंटरसेक्शन Q में जाना है कि नहीं जाना है। N जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा कि मुझे P इंटरसेक्शन Q में जाना है या नहीं जाना है। इसका मतलब ऑल दीज इवेंट्स E1, E2 राइट अप टिल En दे आर ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे कंसंट्रेट करते हैं। सपोज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब हुआ कि आपका एलिमेंट 1 जो है वो P और Q के इंटरसेक्शन में नहीं है। तो इसको मैं अब फाइंड करता हूं मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से, कि मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 1 बिलोंग्स टू बोथ P एंड Q। ये आप समझ रहे होंगे ये मैंने कैसे लिखा। मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मुझे फाइंड करना है उस चीज की प्रोबेबिलिटी कि 1 मेरा P इंटरसेक्शन Q में पार्ट नहीं ले रहा है। मैं इसको कर देता हूं 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी कि 1 जो है वो P में भी है और 1 जो है वो Q में भी है, तभी वो 1 जो है वो इट विल बिलोंग टू P इंटरसेक्शन Q। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिलोंगिंग टू P इंटरसेक्शन Q, ये बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिलोंगिंग टू P इंटरसेक्शन Q का मतलब हुआ कि जब सेट P बन रहा था तो 1 उछल कर आ जाए कि मुझे ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। जब Q बन रहा है उस टाइम भी 1 उछल कर जाए कि मुझे ले लो भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बिलोंगिंग टू P इंटरसेक्शन Q क्या है, 1/4 होगा। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बिलोंगिंग टू P इंटरसेक्शन Q क्या है, वो भी 1/4 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो इस इवेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 1 डज नॉट बिलोंग टू P इंटरसेक्शन Q, यानी 1 P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं हो, इसको मैंने कैसे फाइंड किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 1 बिलोंग्स टू P इंटरसेक्शन Q, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। मुझे ये फाइंड करना था, मैंने इसका ठीक उल्टे इवेंट का, इसके ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। मुझे फाइंड करना था इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि 1 जो है वो P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं है। मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 जो है वो इंटरसेक्शन का पार्ट हो। इंटरसेक्शन का पार्ट हो मतलब वो P में भी जाए और Q में भी जाए। P में जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 है, क्योंकि हर एलिमेंट को आप P में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, यानी कि 2 तरीके हैं, 2 में से एक तरीके में वो P में जा सकता है। Q में जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो P इंटरसेक्शन Q में उसके जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है।
1 माइनस 1/4 मैंने किया तो 3/4 आ गया। तो जब आप इस स्टेप को पूरे को लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 n टाइम्स। तो इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 टू द पावर n। तो ये इंटायरली डिफरेंट मेथड है और इससे भी मैंने आंसर फाइंड कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर n। और इस प्रोसेस में, इस अप्रोच में मैंने क्या कंसंट्रेट किया, मैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं बने। तो मैंने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि मेरा जो एलिमेंट 1 है या 2 है या 3 है, हर इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो इस P इंटरसेक्शन Q का पार्ट नहीं बने, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, कि मैं फाइंड करता हूँ कि इसका ठीक उल्टा इवेंट क्या है। मैं पूछता हूँ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 इसका पार्ट बने, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। तो 1 माइनस 1/4 किया तो 3/4 आ गया। और ये जो मैंने E1 के लिए डिराइव किया, एग्जैक्टली सेम थिंग E2 E3 राइट अप टिल En के लिए होगा। तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 3/4 टू द पावर n ये आंसर आ जाएगा।